हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सूरज कुमार हौसला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने जो इससे पहले जो वीडियो लोड किया था उसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया और इसी को लेकर मैं फिर से आपके पास आ गया। हाँ, उसमें कुछ दोस्तों ने बता रहा था, दोस्त लोग जो थे वो बता रहे थे कि कुछ जो वीडियो है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया दिखे। हालांकि ये सब हमारे जो स्टूडेंट वही सब करते हैं, मुझे तो ये सब आता होता है नहीं, बस पढ़ाना आता है। और उन्होंने ही कहा कि भैया आप बहुत अच्छे शैली में पढ़ाते हो, तो आप आगे अपलोड कीजिए, इससे जो गरीब बच्चे हैं वो काफी अच्छा उनको मदद मिलेगा। तो इसी राह पे मैं चल दिया हूँ। बाकी आपके साथ रहा तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मेरा सपना कुछ और है और ये भारत की सबसे बड़ी एग्जाम होती है। हालांकि मैंने बहुत सारे एग्जाम भी निकाल रखे हैं, जिनमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो वो भी ये वीडियो देखेंगे और आगे के लिए जैसे कि बिहार दरोगा या बाकी चीजों का तैयारी करेंगे तो उनको भी सपोर्ट होगा। तो वो भी प्रोत्साहित किए हमको। तो जितने लोग हमको प्रोत्साहित किए वीडियो बनाने के लिए, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपके पास आता हूँ। और मैं तो इतना वादा करता हूँ कि जो भी इससे आगे कंटेंट, इससे आगे आपके जो भी आगे जो भी एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। अब मैं 100% तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 90% तो हो ही सकता है कि हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं आए, है ना। और मैं पूरे तन मन धन से आपके साथ रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो को छोड़ूं। तो आगे चलते हैं और अपने पॉइंट पे जो इससे पहले पढ़े हुए थे उसको थोड़ा सा रिकेप कर ले। तो हमने, याद कीजिए, 1773 का एक्ट पढ़ाया था और फिर 1853 तक आए थे। तो आगे बढ़ते हैं उससे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1858 का अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1858 की बातें करता है। तो देखते हैं, स्टार्ट, लेट्स। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम अपने पॉइंट पे। तो हमने लिख रखा है 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आपको पता होगा कि 1857 का महान क्रांति, जिसमें बिहार का वीर कुंवर सिंह, जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, 80 वर्ष की उम्र में, सोचिए, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे। और सबसे ज्यादा 1857 में अगर प्रभावशाली कोई था तो वीर कुंवर सिंह थे। इतने बड़े लेवल पर विद्रोह फैल गया और आगे चलकर अंग्रेजों ने देखा कि जो कंपनी है बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार कर रखा है, और जिसको लेकर आगे जब वो शासन करेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगा। इसलिए उन्होंने अब एक एक्ट लाया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। हालांकि अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो अब क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अब क्या किए कि जो कंपनी इतने दिनों तक शासन की, अब उनका शासन क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ कि अब सीधे शासन का जो बागडोर था ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया। ठीक है, वो अपने अधीन कर लिए। अब इसके लिए क्या किए कि अब वे डायरेक्ट शासन करना चाहते थे। इससे पहले कंपनी शासन करती थी, अब कौन शासन कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये चेंज किया गया। इसके अलावा अब इंग्लैंड में भारत के सचिव का पद का भी निर्माण किया गया। अच्छा, याद कीजिए, मैं जो बताया था 1773 का एक्ट,
जिसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया था, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स की स्थापना किया गया था, फिर 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि अब इसका कोई काम नहीं रहा, तो इसको समाप्त कर दिया गया और इसी की जगह ब्रिटेन में एक सचिव का पद का निर्माण किया गया। ठीक है, अब क्या किया गया कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों को भी अपने साथ लेना होगा। तब सचिव जो ब्रिटेन में स्थापित किए गए थे उनकी सहायता के लिए 15 भारतीय परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, तो यह भी इस एक्ट के थ्रू हुआ। इसके अलावा सचिव के ऑफिस का जो देखिए, ध्यान देखिए अंग्रेज कितना तेज हैं कि अब तो प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए ये खुद रूल रेगुलेशन ला रहे हैं। ठीक है, अब रहा सवाल, देखिए सचिव ब्रिटेन का है, लेकिन अब जितने भी इन सब का खर्चा होगा ये भारत से लिए जाएंगे, यानी भारत के ऊपर थोप दिया गया। अब इसी को होम चार्जेस के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत के सचिव के जो भी खर्चे थे या उनके जो सदस्यों की जो भी, ये सारे अब भारत से वसूला जाएगा। यानी उनके पास से कुछ नहीं, पूरे तरीके से ठान लिए थे कि हाँ भारत को लूटना ही लूटना है, चाहे जैसे लूटे। उनका मकसद ही था शुरू से। तो इसी को होम चार्जेस के रूप में व्यय को बताया गया आगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा चेंजेज आया। अब तक आपने पढ़ा कि 1833 के एक्ट के थ्रू हमने बताया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चलता गया, लेकिन इस 1858 के एक्ट के तहत अब जो गवर्नर का जो पद था, यानी गवर्नर जनरल का, इस गवर्नर जनरल के पद को किस में कन्वर्ट कर दिएगा, वायसराय के पद में। अब सवाल दो बनेंगे, कौन कौन से? एक तो ये बनेगा कि भारत के स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं हम, है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। अगर प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय यही था, इसलिए इसको वायसराय कर दिया है। क्योंकि 1858 के जो एक्ट था उसी के तहत गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया था, वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या है? थोड़ा सा और इसके आगे आते हैं। और इसमें क्या किया गया कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अब याद कीजिए फिर 1773 का एक्ट, जिसमें हमने बताया था पहले कितने हुए, पहले थे 4 सदस्य और 1 गवर्नर, फिर हो गया दूसरी बार में 3 सदस्य 1 गवर्नर, अब यहां पे हो गया 5 सदस्य और 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो सचिव है वो, तो 6 सदस्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आगे। इसी एक्ट के थ्रू, यानी इस परिषद के थ्रू, अब क्या किया कि हमने अभी बताया जस्ट कि अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत में यहां पे अगर भारतीयों को अपने परिषद में साथ नहीं लेंगे तो फिर 1857 के जैसा एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है। यही कारण था कि वो भारतीयों को भी कुछ कंट्रोल अपने अंदर में कर लिए, ताकि जो बाकी थे उनको लगे कि हाँ भाई चलिए, भारत के लोगों के भी साथ में है ब्रिटिश सरकार, जिससे आराम से इतना बड़ा भयानक रूप में जो वो पहले ही सह चुके हैं 1857 के अधिनियम को, वो नहीं हो पाए और देखा जाए आराम से वो शासन किया करें। तो ये कारण था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट बार विधानसभा की स्थापना की जाती है। याद कीजिए, जो अभी भी विधानसभा है राज्यों में, वहीं की बात कर रहा हूं, वहीं से उठ के आया ये। तो विधानसभा की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो याद रखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ कि जब वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में अब क्या हुआ कि 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का भी अधिकार मिल गया। ठीक है, इसके अलावा और इस
अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो वायसराय में कुछ विकट स्थितियां, यानी मान लीजिए आपातकाल हो गया, तो कुछ विकट स्थितियों में आपातकाल के समय अध्यादेश लाने का अधिकार। हालांकि अब मैं बता दूं कि अभी वर्तमान समय में जैसे केंद्र में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, और राज्य में राज्यपाल भी करते हैं। तो ये था आपका अध्यादेश। हालांकि ये अध्यादेश देखिए यहाँ पे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये वायसराय को दिया गया कि अगर आपातकाल कोई अगर समय है तो अध्यादेश जारी कर सके। हालांकि ये अध्यादेश 6 माह तक रहता है, ये भी ध्यान देना। वर्तमान समय की अगर बात करूं तब भी तो 6 माह तक था अध्यादेश इनको लागू करने का जो समय था। इसके बाद है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने परिषद में भारतीयों को लेना चाहा, तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जैसे कि बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो इसी के थ्रू हुआ था 1861 का। इसके बाद बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1892, 1866 और 1897 में विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब क्या हुआ कि हमें परिषद में वायसराय को चुने कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया वायसराय को। इसके अलावा याद रखिए यहां पे हमने बताया था 61 का भारत परिषद अधिनियम के तहत कि विधानसभा की स्थापना हुआ। अब मैं बता रहा हूं कि यहां पे निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है किस अधिनियम के तहत, 1892 का, याद रखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। हालांकि इनके पास मत देने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। तो इसके थ्रू 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत ये किया गया। इसके आगे अब और देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार, इसके 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। मार्ले यानी सचिव, जो भारत के सचिव थे और इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, और ये मिंटो जो है ये उस समय वायसराय थे 1909 के समय, ठीक है। इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से 1909 का जो अधिनियम है, परिषद अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हुआ कि इसमें विधानमंडलों का जो आकार का शक्ति है इसको और इसमें वृद्धि और किया गया, ठीक है, यानी बड़ा कर दिया गया विधानमंडलों का आकार, ठीक है, और भी सदस्यों को इसमें लाकर। इसके अलावा अब क्या हुआ कि जो भारतीय थे उनको सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया इस 1909 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अब क्या हुआ कि हालांकि आपको याद होगा कि 1905 तक लॉर्ड कर्जन था और इसी के समय, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, आपको पता होगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करना, यानी फूट डालो और राज करो वाली नीति इन लोगों ने अपनाया। तो इसलिए इसने क्या किया, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट भी प्रदान की गई यहां से। अब क्या था कि जो मुस्लिमों के जो आरक्षित सीट हो जाएंगे तो इसमें सिर्फ मुस्लिम ही क्या कर पाएंगे, वोट कर पाएंगे केवल। तो भैया कहीं ना कहीं से यहाँ पे हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डालने की बात, यहाँ मुस्लिम को आरक्षित सीट दे दिया गया। और उसके बाद हमने बताया अभी कि लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन शुरू किया था बंगाल में, तो इसका भी नीति वही था कि मुस्लिम और हिंदू को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, ताकि जो भी ये आंदोलन करें, आंदोलनकारी हैं, इनको आराम से सही तरीके से इनके आंदोलन को दबाने में आसानी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 1909 का जो अधिनियम था ये फुट डालो और राज करो वाली अधिनियम बन गया। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को
सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए कि इस एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आप नाम सुने होंगे, अगर पढ़े होंगे तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब कई बार एग्जाम में आता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, तो याद रखेंगे इस एक्ट के तहत ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रसन्न सिन्हा को बनाया गया। तो ये यहाँ तक था। तो कुल मिलाकर 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है, तो कुल मिलाकर ये फूट डालो और राज करो वाली नीति को लेकर आया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आप देखते हो कि मुस्लिमों को आरक्षित सीट दिया जाता है ताकि इन हिंदुओं में मुस्लिमों में विभेद उत्पन्न हो कहीं ना कहीं, और ये आपस में कभी एक ना हो, और जब एक नहीं होंगे तो इनके ऊपर लंबे समय तक शासन करने में हमारी मदद मिलेगी। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919। ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1919 का है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मॉन्टेग्यू कौन, तो भैया सचिव भारत के, और ये चेम्सफोर्ड उस समय याद कीजिए ये वायसराय थे, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 की अगर बात करें तो इसके तहत फर्स्ट बार द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था की गई। ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, जैसे आज संसद में 2 व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से उस समय 2 स्तर पे बांटा गया इनको, सदन को, उच्च सदन और जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। उस समय इसकी सदस्यों की संख्या 7 थी अगर बात किया जाए तो। और दूसरा बनाया गया केंद्रीय विधानसभा, यानी जो आज लोकसभा है उसी प्रकार से, तो काउंसिल ऑफ असेंबली जिसके सदस्यों की संख्या 144 थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछे जाएगा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आया था, तो कई बार आपके ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1919 दिया जाएगा, नहीं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 दिया जाएगा। तो जो आएगा ऑप्शन में आप मारेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक विषय था हस्तांतरित, ठीक है, और दूसरा विषय है आरक्षित। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, इन्होंने प्रांतीय विषयों को इसलिए बांट दिया, यानी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो प्रांतीय विषयों की अगर बात किया जाए तो 2 भागों में बांट दिया गया। अब यहाँ पे भी देखो अंग्रेजों ने चतुर्चाली मतलब बुद्धिमानी का अपना परिचय देते हैं। क्या किए कि जो मेन कार्य था, जैसे कि राजस्व वसूलना, पैसे से संबंधित कोई कार्य, ये सारे गवर्नर की अगर बात किया जाए तो ये हस्तांतरित विषयों में आता है, और इसके थ्रू गवर्नर का शासन यहाँ इस पे एकदम हावी था। ठीक है, और ये जो था विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे गवर्नर, ये खुद अपने अंदर में हैंडल करते थे। वहीं पर आरक्षित की अगर बात किया जाए तो ये भी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन यहाँ पे गवर्नर करता था, जो विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं था। तो दोनों में अंतर क्या है, हस्तांतरित और आरक्षित में क्या अंतर है, कि हस्तांतरित जो विषय है इसमें गवर्नर का शासन डायरेक्ट देखा जाता है यहाँ पे अगर देखा जाए, और ये खास करके जिसमें पैसे राजस्व से संबंधित जो भी कार्य होते थे ये अपने हैंडल रखते थे, अपने अंदर रखते थे, और ये विधान परिषद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो कई बार क्वेश्चन ये यहाँ से भी बनेगा यहाँ पे। तो हस्तांतरित कई बार देखिए जब आप बड़े एग्जाम देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कॉलम ए कॉलम बी बनाकर ऐसे दिया जाएगा, या इनमें से कौन सही है कौन सही नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी मदद होगा कि हाँ इसमें अंतर कर पाना, आप में एकदम आसानी से अंतर कर पाओगे कि हस्तांतरित जो विषय थे जिनमें गवर्नर का शासन होता था और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था, और इसमें क्या है कि यहाँ पे गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, है ना, यानी इस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब इसमें क्या है, जैसे कि शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, ये सारे भारतीय करेंगे,
लेकिन जो पैसा होगा हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिमाग में क्या आया है, यहाँ पे जो मेन काम है वो हम करेंगे कहीं ना कहीं। देखो और यहाँ पे ये भी ध्यान में रहेगा कि भारतीय की नजर में कि भैया हम तो परिषद में है, परिषद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखा जाएगा कि यहाँ भी वो बुद्धिमानी करते हैं, है ना। अगर देखा जाए ना भाई मेरे, तो जितने भी अधिनियम आए कहीं ना कहीं वो कभी भी भारत के फेवर में थे ही नहीं। अगर देखा जाए तो कुछ था भी, वो दिखावे के लिए था, लेकिन उनका मनसब यही था कि बस लूट लेना है, जैसे चाहो वैसे लूट लो। जैसे कहा जाता है ना कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये धन का जो हस्तांतरण हो रहा था उसके बारे में पता लगाया था कि कैसे धन का बहिर्गमन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कहीं ना कहीं जितने भी तार है एक जगह आकर मिल जाते हैं। खैर उस पे अभी हम नहीं जानते हैं, जब हम नहीं जाते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और विस्तार से उसको पढ़ेंगे। इसके अलावे और क्या हुआ इस अधिनियम के तहत, तो इस अधिनियम के तहत फर्स्ट बार, याद रखिएगा, फर्स्ट बार देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये ध्यान दीजिए। तो कई बार क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पे कि फर्स्ट बार जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। अब ख्याल देखिए कि क्या होता है। आप जानते होंगे कि क्या हुआ कि जब 1909 में ये मुस्लिमों को आरक्षित सीट देकर मुस्लिम हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करना चाहते थे, यानी वहां भी बांटो और छोड़ो के नारा देना चाहते। अब उनका मनसब नहीं बना, क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ पे आप देखिएगा 1919 में ही यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की अगर बात किया जाए, फिर आप देखिएगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में, ये सारे कहीं ना कहीं अब खिलाफत में वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया कि साथ हो गए ताकि हिंदू और मुस्लिम एकता बना रहे। अब यहाँ पे इनके दाल तो गला नहीं। अब क्या किए कि इन्होंने सांप्रदायिकता और बढ़ाया। अब क्योंकि भारत में तो सिर्फ मुस्लिम ही तो नहीं थे, अगर देखा जाए तो सिख थे, भारतीय जो ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को भी विस्तारित कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तो वो नहीं कर पाए, तो यहाँ पे अब भारतीय ईसाइयों को भी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनका जहाँ दाल गल जाए ऐसा कुछ है ना, वो जहां से अगर उनको फुटकारना होगा वो करेंगे। तो इस प्रकार से इस 1919 का अधिनियम के तहत इन्होंने ईसाइयों को भी ले लिया कि भाई चलो इसके लिए भी पृथक निर्वाचन कर देते हैं। तो ये था 1919 का, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अगर भाग लिया गया या जो संविधान में डाला गया है तो वो यहीं से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था और जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अब यहाँ पे अंग्रेजों को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी इसमें राज्यों को भी माना, यानी यूनिटी है इनमें, या जो भी अब राजे रजवाड़े जो हैं ये पहली बार मानते हैं कि भैया इतने राज्यों का ये संघ है, यूनिटी है। तो इसलिए अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर देते हैं यहाँ पे। तो प्रथम बार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि किसके अधिनियम के तहत हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम के तहत ये हुआ था, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे बताया था 1919 के अधिनियम के तहत कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, और यहाँ पे प्रांतों में भी यहाँ पे द्वैत शासन जो डायआर्की कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि दो विषय में हस्तांतरित और आरक्षित, तो ये डायआर्की आगे कहलाने लगा, यानी द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ भी मतलब द्वैत शासन। याद कीजिए जो बंगाल में भी रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ भी वो द्वैत शासन दी आएगी, ये इससे माना जाएगा, इसको कहा गया आगे चल के। वहीं यहाँ पे क्या किया है 1935 में कि जो यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन था इसको समाप्त कर दिया गया 1935 के तहत, ठीक है। यानी अखिल भारतीय संघ का तो निर्माण हुआ ही, लेकिन केंद्र स्तर पर द्वैत शासन को व्यवस्था जो था यहाँ पे बनाए रखी, ठीक है ना, यानी कर दिया गया। लेकिन जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी अब प्रांत थोड़ा सा स्वतंत्र हो गए, यानी उनको स्वायत्तता दे दिया गया, यानी वो अपना कार्य कर सके, है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, कि जब आएगा क्वेश्चन कि प्रांतों में द्वैत शासन, है ना, किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो आप क्या दीजिएगा 1935, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
यहाँ पे जो 1919 में क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, ठीक है। इसके बाद केंद्र में भी द्विज सदनीय लाया गया था, एक उच्च सदन था, एक केंद्रीय विधान सभा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे केंद्र स्तर में तो द्वैध शासन रखा गया है ना, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया, यानी स्वतंत्र कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी अधिनियम के तहत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, ध्यान से सुनेंगे। 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा देखिए, संघ सूची यानी जिस पे केंद्र शासन कोई विषय बनाएगा, उस पे मतलब जो नियम कानून बनाना होगा वो यानी केंद्र के अंदर होगा। राज्य सूची की अगर बात किया जाए, आगे चल के अभी हम पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची में है ये राज्य सूची, यानी इस पे राज्य बनाएगा, ठीक है, कानून। अब समवर्ती सूची पे क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोई नियम कानून बनाएंगे। अगर बाई द वे अगर दोनों में अगर मतभेद होता है तो उस समय में केंद्र का ही मान्य होगा। तो ये समवर्ती सूची है। तो बहुत सारे आप देखिएगा समवर्ती सूची में, आगे आप पढ़े होंगे या कभी, जैसे शिक्षा विषय है समवर्ती सूची में है ना, परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। एक और भी होता है अशिष्ट शक्तियां, जो देखा जाए तो वो राष्ट्रपति के पास होता है, जो अशिष्ट शक्तियां वो लागू करते हैं अपने कुछ आपातकालीन या कुछ ऐसे समय में जो भारत में कोई व्यवस्था दुर्व्यवस्था हो, जो भी हो, है ना, तो वो उनके अंदर होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उस समय में 3 प्रकार की सूचियां वहीं से आया, और उस समय संघ में 59 विषय था, राज्य में 54 विषय था और समवर्ती में 36 विषय थे, ठीक है। अब बात करते हैं 1935 के अधिनियम के तहत और कुछ लाया गया, वो क्या था, ध्यान दीजिए। संघीय न्यायालय। आप सोचेंगे कि मैंने पढ़ाया था 1773 के तहत, याद कीजिए 74 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसके सहायक में 3 सदस्य उनकी सहायता के लिए और मतलब था, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो वो नहीं है, ये केंद्र में यानी संघीय न्यायालय में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी अधिनियम के तहत यानी 1935 के अधिनियम के ही तहत संघीय बैंक, यानी इसी समय आप याद करिए भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का एक, 1935 में स्थापना, 1 अप्रैल 1935 से स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, जो आज भारत का केंद्रीय बैंक है, तो वहीं से ये आता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये भारतीय अधिनियम जो था, आपको समझ में आया होगा कि कल को ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चलिए बताइए किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी केंद्रीय बैंकों की स्थापना की गई, तो आप क्या बताएंगे, 1935 का भारत शासन अधिनियम बताइएगा, है ना। अगर ये कहेगा कि संघीय न्यायालय यानी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, क्या बताइएगा, 1935 बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अब ये सब देखते ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे इसमें कमियों को भी देखते हुए, तो हमारे जो नेहरू जी थे, इन सारे कुछ ना कुछ इसमें बहुत सारे कमी थे, जहां बहुत जगह सीमित अधिकार भारतीयों को भी नहीं था। बहुत सारी चीजों को देखते हुए नेहरू ने कहा कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो गाड़ी है इसमें तो ब्रेक अधिक हैं लेकिन इंजन गायब है ना। तो ये भी याद रखिएगा कभी कभी कि अगर पूछ दिया जाएगा कि किसने कहा था कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है 1935 अधिनियम को, तो आप याद रखिएगा हमारे चाचा नेहरू ने कहा था, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है वो भी जान लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट था जो 1935 का अधिनियम के तहत, और इसी के तहत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की भी व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। यानी देखिए अंग्रेजों ने इनको भी नहीं छोड़ा, दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग के लिए इस सब को फुटकाना चाहा, यानी अलग करना चाहा, तो इसी एक्ट के तहत ये भी काम कर डाले। हालांकि आपको याद होगा कि एक बड़े लेवल पे हम आगे पढ़ाएंगे सांप्रदायिक आयोग के बारे में, जो
आपको पूना समझौता के नाम से आप जानते होंगे, जहां गांधी जी और अंबेडकर जी 16 सितंबर 1932 को जो हुआ था, जहां यरबदा जेल में वो उपवास धारण कर लिए थे, उसके बारे में हम पढ़े थे, अब पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में हालांकि। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जैसे मन किया वैसे ही तोड़ना चाहा। इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू और भी कुछ काम हुए, जैसे कि इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, आप जानते हैं आज के समय में इसे यूपीएससी कहा जाता है, यूपीएससी, जो कई लोगों का सपना है, उनमें से मेरा भी एक सपना है ये, है ना। खैर छोड़िए ये सब बात। तो और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 के एक्ट के तहत किया गया, ठीक है, अधिनियम जो आप कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और थोड़ा सा मैं दोस्तों आपका ध्यान इधर खींचना चाहूंगा कि 1919 के एक्ट के तहत थोड़ा सा कुछ छूट गया था यहाँ पे, जो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा तो मैं इसको ले लिया हूँ। जैसे कि 1901 के ही तहत जो चेम्सफोर्ड सुधार था, इसी के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और 1926 में, याद रखिएगा, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा छूट गया था, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके तहत पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय बजटों को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, यानी केंद्र के जो बजट थे राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो भैया 1919 के, याद रहेगा आपको। और विधानसभाओं को अलग बजट स्वयं बनाने कहा गया है कि भैया अब तुम अपना अलग बना लो, विधानसभा को कहा गया कि अब अलग बना लीजिए बजट। तो याद रखेंगे क्या, इसने क्या ये याद रखना है आपको कि 1919 के एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। दूसरी बात, विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार दिया गया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। और क्या किया गया? तो इसके तहत 1919 के एक्ट के ही तहत वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया। तो कुल मिलाकर ये आज का आपका वीडियो है, और हमको लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। यानी 1935 तक ही रुकते हैं, और अभी कुछ बाकी है जो आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि 1947 तक अधिनियम। और कल एक और वीडियो इसका आएगा संवैधानिक विकास का, जिसमें जो छूटा उटा होगा उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। और इसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, यानी मैं खुद लिखूंगा यहाँ पे, जो IAS PCS या जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे खुद मैं एनालिसिस करवाऊंगा, और आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सही जगह हैं, सही व्यवस्था पे पढ़ रहे हैं। अगर फ्लो में अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती होगी तो हमें माफ कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कहाँ गलती है, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इंसान का खामियां ही मतलब गलती करना ही है। अगर इंसान गलती ना करे तो भगवान हो जाए, तो हमें भगवान तो बनना ऐसे भी नहीं है। हम एक अच्छा इंसान बने, वही अच्छा है ना। हम सभी एक इंसान है, और अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए कैसा है, और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं